स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, उसका यूज क्या है, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चिल्ड्रंस, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो साइड होते हैं। एक वो साइड होता है जो साइड ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है। मैंने क्या बोला कि एक वो साइड होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किनके बीच में हो रहा है, एंड एक साइड वो होता है जो ये बताता है कि रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनेगा। तो वो साइड जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है, उस साइड को कहते हैं रिएक्टेंट्स साइड। एक साइड जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है, वो रिएक्टेंट साइड हो गया। और एक साइड जो ये बताता है कि रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनेगा, वो होता है प्रोडक्ट वाला साइड, है ना। मैंने क्या बताया कि एक वो साइड होता है जो ये जिससे ये पता चलता है कि रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, H2 + O2 रिएक्ट्स H2O। मीन्स इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो रिएक्शन किनके किनके बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन के बीच में और वाटर के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, और बन क्या रहा है, वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। जिनके बीच में रिएक्शन होता है उनको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स वाला साइड हो गया। और जब रिएक्शन के बाद बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट वाला साइड हो गया। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये दो साइड जरूर देखने को मिलेंगे। और अब हम देखेंगे कि जब केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के हों। मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के हो, उनका नंबर सेम होना चाहिए जितने एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में है। मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन का 2 एटम होना चाहिए। इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का भी 2 एटम होना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये कैसे बताया कि इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। तो इसी बात को हमें सीखना है, क्योंकि जब हम एटम्स को काउंट करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही इजी काम हो जाएगा। क्योंकि फाइनली हमको करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एटम को काउंट करना होता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में है, ऑक्सीजन के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रोडक्ट साइड में। मीन्स वी हैव टू काउंट ईच एटम ऑफ एवरी एलिमेंट्स आइदर इन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड। विदाउट काउंटिंग द number of atoms in reactant side as well as in product side, we cannot able to balance a chemical equation। बिना काउंट किए हुए हम एटम्स के नंबर को बिना काउंट किए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एटम्स को काउंट कैसे करते हैं। क्योंकि जब हम काउंट करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इधर इसके 2 एटम है, इसके इधर 1 एटम है, तो इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए ये प्रोसेस करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एटम्स को काउंट करते हैं। चिल्ड्रंस, मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है एटम्स। एटम क्या होते हैं, तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में एटम्स क्या होते हैं इस बात को एकदम डिटेल से पढ़ा होगा कि व्हाट आर द एटम्स। यहाँ पर हम लोग बस जनरली ये देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि एटम क्या होते हैं। इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे एटम से ही मिलकर के बने होते हैं।
क्या बोला मैंने, जितने भी एटम्स हैं वो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किससे मिल करके बने होते हैं, एटम से। तो आप बोलोगे कि सर ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सब्सटेंसेस किससे मिल करके बने हुए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें पहचानना नहीं है। मैं आपसे बस ये बोलूँगा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल, आप में से सभी लोगों ने देखा होगा, आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिखाई देते हैं 180 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से लेकर के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे जितने भी 180 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या है, एटम है। कब, जब वो अकेले दिखाई दे। अकेले का क्या सेंस होता है, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द एटम्स, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, Na का मतलब होता है सोडियम। तो यहाँ सोडियम है और इसके आगे कोई नंबर आपको दिख रहा है, मैंने कुछ लिखा हुआ है, नहीं। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं। जब आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो सेम मैथ वाला रूल, जैसे कि ये x लिखा हुआ है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। सिमिलरली ये Na लिखा हुआ है और इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। और केमिस्ट्री में एक चीज़ और होता है, सोडियम, यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, 1। तो अब हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ वाले का और यहाँ वाले का एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। मीन्स सोडियम का कितना एटम है, ये 1। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, Al मीन्स एल्यूमिनियम, यहाँ भी इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। और यहाँ नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है। तो फिर मल्टीप्लाई, मैंने अभी बताया कि यहाँ वाले का और यहाँ वाले का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 कितना आएगा, 1। मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम के भी कितने एटम हैं, 1 एटम है। सिमिलरली ये देखिए, यहाँ O लिखा हुआ है और इसके आगे कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे नो सर। मीन्स यहाँ भी क्या है, 1, और इसके नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या है, 1। तो 1 × 1 कितना होगा, 1। मीन्स ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पर, 1। फिर आगे देखते हैं, ये क्या है, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। इसके आगे कोई नंबर दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो आगे नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। यहाँ कोई नंबर दिख रहा है, नहीं। यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ भी क्या है, 1। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। मीन्स क्लोरीन का कितना एटम होता है, 1। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर आपको दिख रहा है, आप बोलोगे नो सर। तो हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है। और यहाँ नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स 1 है। और आगे जो होता है और यहाँ जो होता है उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 आएगा। मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1। इसका मतलब चिल्ड्रन आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर हमें कोई सिंबल पीरियोडिक टेबल की तरह दिखाई दे, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही तो लिखा होता है Na, Al, O, Cl, H, मीन्स पीरियोडिक टेबल की तरह दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि वो कितना है, 1 है। जैसे कि अगर सिमिलरली मैं लिख दूँ Ca, तो पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, मीन्स कैल्शियम का कितना एटम है, 1। अगर मैं सिमिलरली लिख दूँ C मीन्स कार्बन, तो कार्बन का कितना एटम रिप्रेजेंट करेगा, ये 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं, तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, और ये भी क्या है, एक ऑक्सीजन। जब एक ही टाइप के यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, O2 बनता है। ये क्लास 9th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये O का, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, 2 एटम मिल करके O2 बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम जब मिलेंगे तो H2 बनता है। मीन्स एक ही टाइप के, आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये दोनों ऑक्सीजन के हैं, तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सॉरी, एक ही टाइप के एटम आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जब एक ही टाइप के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जब एक ही टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स।
जैसा कि आप देख रहे होगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ तो O2 बन रहा है, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में H2 बन रहा है। एक ही टाइप के एटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या होंगे, एलिमेंट्स। तो अब एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करना सीखेंगे कि एलिमेंट्स को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, हाउ वी विल काउंट द एलिमेंट्स। तो यहाँ देखिए, पहले हम सिर्फ इसको समझते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, O2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, O2। यहाँ तो 2 नंबर लिखा हुआ है, आगे कोई नंबर नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब आगे कोई नंबर नहीं होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है, 1 है। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम होंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ वाले नंबर का इस वाले नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। सिमिलरली यहाँ भी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 1 है। और इस 1 का क्या करेंगे हम, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 क्या आएगा, 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। मीन्स क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। सपोज करिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है H2, मीन्स अब इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1। तो हम आगे वाले का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2। मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम यहाँ पर है, 2। अब अगर मान लीजिए कि 2 के अलावा सपोज देयर इज एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 2, जैसे कि यहाँ 2 के अलावा और कोई नंबर आ जाए, सपोज यहाँ 3 आ जाए, तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, वही रूल लगाएंगे। मैंने क्या बताया कि इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। मीन्स ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स है, 6। सपोज अगर यहाँ 4 है तो क्या करेंगे, इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 कितना आएगा, 8। मीन्स क्लोरीन के कितने एटम हैं यहाँ पर, 8 एटम। अगर सपोज करिए यहाँ 6 है, मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे टोटल, तो इस 6 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 कितना आएगा, 12। मीन्स हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है, 12 एटम है। सिमिलरली हम इसको देखते हैं, ये क्या है, सोडियम। लेकिन अब इस बार यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा 1 है। तो जब मैंने अभी बताया कि इस आगे वाले नंबर का इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। मीन्स सोडियम का कितना एटम है यहाँ पर, 2। यहाँ देखिए कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ 1 है, और जब आगे वाले नंबर का इस 1 के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 करेंगे कितना आएगा, 3। मीन्स एल्यूमिनियम के कितने एटम है यहाँ पर, 3। सिमिलरली यहाँ देखिए आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1। तो टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, तो इस 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। अगर सपोज यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो क्लोरीन के कितने होंगे, तो यहाँ वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 × 2 देयर आर 12। देयर आर 12 क्लोरीन एटम। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कैसे एटम में काउंट करते हैं, कैसे एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड में कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड में एटम्स को कैसे काउंट करते हैं, ये देखने से पहले हम लोग पहले ये समझेंगे कि कंपाउंड होते क्या हैं। क्या देखेंगे हम लोग कि कंपाउंड होते क्या हैं। तो चिल्ड्रन देखिए, जैसा कि H2O आपको ये दिख रहा होगा, H2O में क्या होते हैं, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम। मीन्स यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम आपस में जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और वो भी ऐसा नहीं है कि हमारा जितना मन करेगा हम उतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा। क्लियरली देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का कितना है, 1। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। जब हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम, 1। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम, मीन्स 2 × 1 के रेशियो में मिलते हैं, तभी हमारा वाटर बनता है। और क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग एटम हैं, तो जब 2 अलग अलग एटम एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो इसे कंपाउंड कहते हैं। मैंने ये इसे अपने क्लास 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़ाया, आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं डिटेल से, है ना।
फिलहाल यहाँ समझते हैं। तो इसमें क्या रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम मिल रहे हैं और फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं। तो जब दो अलग अलग एटम टू डिफरेंट एटम्स फिक्स रेशियो में मिलते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो, जब दो अलग अलग एटम एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। मैंने क्या बताया, अगर दो सेम एटम मिल रहे हैं जैसे कि O और O मिल जाए तो O2 बनता है, H और H मिल जाए, H और H मिल जाए तो H2 बनता है। दो एक ही एटम जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे तो हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जब दो एक ही एटम आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ हाइड्रोजन भी रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन भी, जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम्स, वो भी एक फिक्स रेशियो में, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 1 रहेगा तभी वाटर बनेगा। तो जब दो अलग अलग एटम आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी एटम में को कैसे काउंट करते हैं ये पढ़ लिया, एलिमेंट में कैसे काउंट करते हैं एटम्स को, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी तो एटम से ही मिल करके बनते हैं। एक ही टाइप के एटम्स जब मिलते हैं तो एलिमेंट कहलाता है, और जब अलग अलग टाइप्स के एटम मिलते हैं तो कंपाउंड कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट है वो भी तो एटम से ही बना है और जो कंपाउंड है वो भी तो एटम से ही बना है। मीन्स एलिमेंट में और कंपाउंड में दोनों में एटम आते हैं। और मैंने अभी बताया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है एटम्स को काउंट करना। तो एटम जब अकेले होते हैं तो कैसे काउंट करते हैं मैंने ये बताया, एटम जब एलिमेंट में होते हैं तब कैसे काउंट करते हैं मैंने ये भी बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि एटम्स जब कंपाउंड में होते हैं तब हम कैसे काउंट करते हैं। तो सपोज कि देखिए आपके सामने ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है H2O। क्या लिखा हुआ है, H2O। इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि अगर आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या है, 1। और एकदम यहाँ पे अलजेब्रा वाला रूल है, जैसे कि अगर x+2 है और ब्रैकेट के बाहर 4 होता है, इसका मतलब ये 4 इस x के पास भी जाएगा और ये 4 इस 2 के पास भी जाएगा, तो 4x हो जाएगा और 2 के पास जाएगा तो 8 हो जाता है ना। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर भी है। जैसे कि ये 1 है तो ये 1 एकदम इन दो ये पूरा कंपाउंड है हमारा H2O, और इस कंपाउंड के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, मतलब 1 था। तो अब ये 1 इस H के पास भी होगा और ये 1 इस O के पास भी जाएगा। तो जब ये 1 इस H के पास जाएगा तो ये 1 यहाँ गया, H के पास गया तो 1, और ये H2 है तो 1 इंटू, और मैंने ये भी बताया अभी यहाँ पर मैंने बताया कि आगे वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 इस H के पास भी है और ये 1 इस O के पास भी है। तो जब ये 1 इस H के पास जाएगा तो ये 1 और यहाँ पर 2 पहले से है तो 1 इंटू 2 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन के पास भी जाएगा और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, 1। तो ये 1 और इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के भी कितना, 1 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना आएगा, 1। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ मैंने क्या बताया कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, आगे इसके कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 1 है। और मैंने अभी बताया कि जब किसी कंपाउंड के आगे कोई नंबर होता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर हर एलिमेंट के पास जाएगा। एक एलिमेंट Al, 1 इस Al के पास भी जाएगा, और एक एलिमेंट Cl, ये 1 इस Cl के पास भी जाएगा। तो जब ये 1 इस Al के पास जाएगा, एल्यूमिनियम के पास जाएगा, तो इस एल्यूमिनियम के यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। और ये 1 इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 1, मीन्स एल्यूमिनियम का कितना एटम है यहाँ पर, 1। फिर ये क्लोरीन का कितना एटम है, तो ये 1 इस क्लोरीन के पास भी जाएगा। तो जब इस क्लोरीन के पास आएगा 1 तो ये Cl3 लिखा हुआ है और ये 1 इस क्लोरीन के पास आया, तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3। तो क्लोरीन के कितने एटम है, इसमें 3 एटम है। सिमिलरली देखते हैं FeCl3 फेरस क्लोराइड में क्या है, FeCl3 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या है, 1। और ये 1
इस Fe के पास भी होगा और ये 1 इस Cl के पास भी जाएगा। तो जब ये 1 इस Fe के पास जाएगा तो इस Fe के पास यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 1 है, और ये 1 इस Fe के पास ऐसे आया और Fe के पास यहाँ 1 है, तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 मीन्स Fe का कितना एटम है यहाँ पर 1। सिमिलरली ये 1 इस क्लोरीन के पास भी जाएगा, तो ये पहले तो क्या है Cl3 लिखा हुआ है और ये 1 इसके पास भी आया तो 1 × Cl3, और मैंने ये बताया कि यहाँ वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 मीन्स क्लोरीन के कितने एटम है यहाँ पर 3। सिमिलरली देखते हैं मेथेन में ये CH4, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है मीन्स क्या है 1, और ये आगे 1 मैंने अभी बताया कि 1 इस C के पास भी जाएगा, इस H4 के पास भी जाएगा। तो जब ये 1 C के पास जाएगा तो सबसे पहले तो ये C है और C के आगे क्या है कि C के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ क्या है 1 है, और ये 1 इस C के पास जाएगा तो 1 × 1 होगा तो कितना आ जाएगा 1 मीन्स कार्बन का कितने एटम है यहाँ पर 1। सिमिलरली अब H4 है H4 और ये 1 H4 के पास भी आएगा तो 1 H4, तो जब और मैंने अभी ये बताया कि इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 1 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम है 4। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ देखते हैं H2O, मैंने क्या बताया कि जो आगे नंबर लिखा होता है वो हर एटम के पास जाता है, तो हाइड्रोजन एटम है ये 2 इसके पास भी जाएगा और ऑक्सीजन एटम है ये 2 इसके पास भी जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है H2 और ये 2 H2 के पास भी जाएगा, और मैंने ये बताया हुआ है आपको कि इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 2 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मीन्स हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है 4 एटम है। सिमिलरली अब ये 2 ऑक्सीजन के पास भी जाएगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है O लिखा हुआ है और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है 1 है, और ये 2 इस O के पास भी जाएगा तो जब इसके पास जाएगा तो 2 और ये 1 इनका मल्टीप्लाई यहाँ वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 2 × 1 करेंगे हम तो क्या आएगा 2 मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम है ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम। सिमिलरली यहाँ देखते हैं ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3AlCl3। मैंने क्या बताया कि जो आगे नंबर होता है वो सभी एलिमेंट के पास जाता है, वो एल्यूमिनियम के पास भी जाएगा और क्लोरीन के पास भी जाएगा। तो जब वो एल्यूमिनियम के पास जाएगा तो ये Al है और इसके यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है 1 है, और ये 3 इस Al के पास भी जाएगा। तो जब Al के पास जाएगा तो फिर क्या करेंगे यहाँ वाले और यहाँ वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 कितना आ जाएगा 3 मीन्स एल्यूमिनियम के टोटल कितने एटम है यहाँ पर 3। क्लोरीन का लिखना होगा तो देखिए क्या करेंगे क्लोरीन, अब ये क्या है Cl3 और ये 3 Cl3 के पास भी जाएगा। मैंने क्या बताया कि ये जो 3 है सबके पास जाता है, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो अब 3 इस Cl3 के पास जाएगा यहाँ और यहाँ वाले नंबर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा 9 मीन्स क्लोरीन के टोटल कितने एटम है 9 एटम है। सिमिलरली 6 FeCl3 इसमें देखते हैं ये आगे जो 6 है वो Fe आयरन के पास भी जाएगा और Cl3 क्लोरीन के पास भी जाएगा। तो जब ये Fe के पास जाएगा तो ये है Fe और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और ये 6 इस Fe के पास भी गया। जब ये 6 इस Fe के पास जाएगा तो मैंने ये बताया हुआ है कि 6 और यहाँ वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जा 6 मीन्स आयरन के टोटल कितने एटम है 6। सिमिलरली फिर ये 6 इस Cl3 के पास भी जाएगा तो यहाँ क्या है Cl3 और ये 6 उसके पास भी जाएगा गया। अब क्या करेंगे इस 6 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18 मीन्स क्लोरीन के टोटल कितने एटम आ जाएंगे 18 एटम आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 4CH4। मैंने क्या बताया कि जो आगे नंबर होता है वो हर एक एटम के पास जाता है, ये 4C के पास भी जाएगा और 4H4 के पास भी जाएगा। तो ये C है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है मीन्स 1 है, और इस C के पास 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा इस 4 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 मीन्स कार्बन के कितने एटम है 4। सिमिलरली ये 4 इस H4 के पास भी जाएगा तो यहाँ पर क्या है H4 और ये 4 उसके पास जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि इस 4 का और यहाँ वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 = कितना हो जाएगा 16 मीन्स हाइड्रोजन का कितना एटम है यहाँ पर 16। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी एटम में कैसे काउंट करते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं,
हाउ वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ एलिमेंट, किसी एलिमेंट में कैसे काउंट करते हैं, एंड हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एटम्स को कैसे काउंट करते हैं। अगर इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बैलेंस कर पाएंगे। चिल्ड्रंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एटम्स को काउंट कर पाएंगे तभी हम एटम्स के नंबर को दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड में हम बैलेंस कर पाएंगे। और कैसे हम एटम्स को काउंट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट वी राइट द रिएक्टेंट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट्स इन द राइट साइड ऑफ द एरो। क्या मैंने बताया कि फर्स्ट वी राइट द रिएक्टेंट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट्स इन द राइट साइड ऑफ द एरो। क्या मतलब हुआ इसका कि सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में को लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो एरो है उस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। पहले भी मैंने बताया कि एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट साइड में जो होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाता है। इसी बात को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि रिएक्टेंट्स को हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एंड प्रोडक्ट को हम किधर लिखते हैं, राइट साइड ऑफ द एरो। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट वी बैलेंस दैट एटम विच अकर्स लीस्ट टाइम। क्या लिखा है मैंने कि द फर्स्ट वी बैलेंस दैट एटम विच अकर्स लीस्ट टाइम। सबसे पहले हम लोग उस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग उस एटम को बैलेंस करते हैं जो सबसे कम बार आया हुआ है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले हम लोग उस एटम को बैलेंस करते हैं जो इक्वेशन में सबसे कम बार आया हुआ है। इस स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और एटम्स को काउंट करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कि एटम्स की काउंटिंग को करेंगे, एटम्स को काउंट करते हुए, और इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए, जब कॉपर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या कॉपर जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। मैंने इसी रिएक्शन को यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। क्या बताया मैंने कि Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स। यहाँ से यहाँ तक वाले को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट साइड वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इतने जो हमारे हो गए वो रिएक्टेंट्स साइड हो गया और ये जो हमारा हो गया प्रोडक्ट साइड। और हम करते क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड में जो हमारा एलिमेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एलिमेंट के एटम्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ काउंट करते हैं। जैसे कि हमारा ये कॉपर है तो कॉपर के कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं और कॉपर के कितने एटम प्रोडक्ट साइड में हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन को काउंट करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रोडक्ट साइड में हैं। सिमिलरली सल्फर के एटम को काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने सल्फर एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने सल्फर एटम्स हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के एटम को काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, उन सब के नंबर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और किस तरीके से काउंट करते हैं मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम, आपको यहाँ एक टेबल दिख रहा होगा, सबसे पहले हम कॉपर को देखते हैं, कॉपर एटम को देखते हैं। तो कॉपर एटम हमारा देखिए, ये रिएक्टेंट साइड में कितना कॉपर एटम है, यहाँ पर कॉपर एटम 1 है। कैसे 1 है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि कैसे एटम्स को काउंट करते हैं। तो कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर का कितना एटम है, 1। सिमिलरली फिर हम हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 2, प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, 2। फिर उसके बाद हम सल्फर को देखेंगे कि सल्फर का एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, और ये 1 कितना हो गया, 2। फिर ऑक्सीजन एटम को देखेंगे कि ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने, तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 4 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में 4, और यहाँ 2, और ये 1 कितने एटम है, 7। इस तरीके से हमने हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट कर लिया। फिर जैसा कि मैंने स्टेप में ही लिखा हुआ है, द फर्स्ट वी बैलेंस दैट एटम विच अकर्स लीस्ट टाइम, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं जो सबसे कम बार आया हुआ है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए कॉपर के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 2। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4। सल्फर के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों को मिला करके ऐड करने पे कितना आ रहा है, 11। तो आपको क्लियरली एकदम दिख रहा होगा कि सबसे कम इसमें कौन सा नंबर है, 2। मीन्स ये हुआ कि सबसे कम एटम्स किसके हैं, कॉपर के। तो सबसे पहले हम कॉपर को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ कॉपर के एटम्स बराबर होने चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि कॉपर का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ कॉपर पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कॉपर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से अब हम आगे देखेंगे, कॉपर तो बैलेंस हो चुका है, अब कॉपर को हम छोड़ देंगे, कॉपर की बात खत्म। फिर अब बाकी एटम बचे हमारे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो अब इनमें देखिए सबसे कम कौन सा नंबर है, तो सबसे कम आपको यहाँ दिख रहा होगा 3। 3 मीन्स सल्फर। सबसे कम एटम्स किसके दिख रहे हैं, सल्फर को। तो अब हम किसके एटम को बैलेंस करेंगे, सल्फर के एटम को बैलेंस करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। मतलब कि हमें रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अगर इसको 2 करना है तो इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। मतलब रिएक्टेंट साइड में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है। और हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि हम हमेशा कभी भी बीच में अंदर जा कर के मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के सबसे बाहर ही हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, सल्फर को रिएक्टेंट साइड में 2 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो उस 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, H2SO4 के स्टार्टिंग में। हम बीच में नहीं कर सकते। कोई ये नहीं करेगा कि H2SO4 और यहाँ बीच में जा करके घुस करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करना गलत है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम जब भी करेंगे मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग में करेंगे। यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। कॉपर फिर से काउंट करते हैं। कॉपर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ 1 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में अब कितना हो गया, 4, और प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 2। फिर उसके बाद सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2। सल्फर प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 और 1 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 4 जा 8, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 2 6 और 1 और 1 7। कितना है, 7। 4 2 6 और 1 7। तो इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे कि हमारा कॉपर तो बैलेंस हो चुका है, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सल्फर जो है ये भी बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ 2 2 हो चुका है। अब हमारे 2 एटम बच गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें इनको बैलेंस करना है। हमेशा इस स्टेप को ध्यान में रखेंगे कि हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं जिसका नंबर सबसे लिस्ट होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6 टोटल, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 और 7 15। मीन्स सबसे कम एटम्स किसके हैं,
हाइड्रोजन के। तो अब हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब इस 2 को भी हमें 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 2 जा 4, इधर भी 4 उधर भी 4, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मीन्स कि हमें प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम बीच में घुस करके तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो हम 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। 2 को हमने वहाँ पर लगा दिया। अब फिर से एटम को काउंट करिए, कॉपर इधर रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 2 जा 4, प्रोडक्ट साइड में 2 2 जा 4, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1 और 1 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 4 जा 8, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 यहाँ 2 यहाँ और ये 2 इसके पास भी जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ 8। इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे कि हर एटम के जितने, हर एलिमेंट के जितने एटम, जैसे कॉपर एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, हर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में हैं। तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मीन्स किसको फॉलो करता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हुए हैं, मल्टीपल प्रपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रपोर्शन। तो चिल्ड्रेन, पहले मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। आप उस एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो क्लियर होगा एकदम। मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ N2 + 3H2 रिएक्ट्स 2NH3। हम करेंगे क्या कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनका वेट निकालेंगे और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम हैं हम उनका वेट निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उनका वेट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम हैं उनका वेट इक्वल है। मैं किसी भी मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालते हैं इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर उसे देखें और वहाँ पर सीखें कि कैसे वेट निकालते हैं। उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर वेट निकालेंगे। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसका वेट कितना होगा, एक नाइट्रोजन 14 होता है वेट, तो यहाँ 2 है तो 14 × 2 28। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1 होता है, यहाँ टोटल 6 है तो इसलिए 1 × 6, तो हाइड्रोजन का कितना आ गया 6। अब अगर ऐड कर देंगे तो 34। मीन्स रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टोटल मास कितना है 34। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या है 2NH3, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे मैंने उस वीडियो में भी सिखाया हुआ है। यहाँ देखते हैं तो इस 2 को हम लोग बाहर रखेंगे, नाइट्रोजन का वेट 14 प्लस एक हाइड्रोजन 1 तो 3 हाइड्रोजन है × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 34 आएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड के टोटल एटम्स का मास और प्रोडक्ट साइड के टोटल एटम का मास क्या है, सेम आ रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जितने भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनका रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्शन के बाद टोटल मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मीन्स वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप जनरल लाइफ में भी एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। सोचिए अगर आपके पास 1 kg राइस है और 1 kg पल्स है, क्या है 1 kg राइस और 1 kg पल्स अलग अलग थे, टोटल मिला करके कितने में 2। और जब हम इनको एक साथ मिला देंगे और फिर उसका वेट करेंगे तो भी तो 2 kg आएगा। मीन्स जितना मास पहले उतना ही मास बाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज राइट, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपके सामने एक रिएक्शन और उसके 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन के बैलेंस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द बैलेंस फॉर्म। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ कार्बन इधर कितना है 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है 6,
ऑक्सीजन का 1 ये और 2 ये। ऑक्सीजन का कितना एटम है 3। यहाँ कार्बन के प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, हाइड्रोजन कितना है 2। मीन्स आप देख सकते हैं कि कार्बन इधर 2 है और इस साइड में 1 है, हाइड्रोजन इधर 6 है उस साइड में 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है उस साइड में। ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस है लेकिन बाकी सारे एटम्स बैलेंस नहीं है। जबकि अगर हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। मीन्स ये बैलेंस नहीं है, तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन ये रहे कि बैलेंस करें, तब तो जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाया हुआ है उस हिसाब उसको फॉलो करते हुए हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। लेकिन यहाँ हमें बैलेंस नहीं करना है, यहाँ हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा सिंपल हो गया, हम चारों ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। उसी कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर कार्बन कितना है 2 2 जा 4 और इधर कार्बन कितना है 1। मीन्स पहले ही ये बैलेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, इधर कार्बन 2 इधर कार्बन 3, मीन्स ये भी बैलेंस नहीं है। फिर हम ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, कार्बन 2 इस साइड भी कार्बन 2, हाइड्रोजन इस साइड 6 उस साइड हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इस साइड हाइड्रोजन 1 यहाँ है और 3 2 जा 6, टोटल 7, और इस साइड हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और ये 3 7। मीन्स सेकेंड ऑप्शन में सारे एटम्स क्या है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है। मीन्स हमारा ये वाला जो ऑप्शन 2 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर बैलेंस कैसे हुआ, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। हालांकि मैंने बैलेंस कैसे करते हैं स्टार्टिंग में ही सिखाया हुआ है। देखिए उसी इक्वेशन को लिखते हैं और एटम्स को काउंट करते हैं। तो कार्बन अभी कितना है, कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 6, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 2 और ये 1 3। मीन्स आप देख सकते हैं कि अभी क्या है, हमारा ऑक्सीजन तो सेम है दोनों साइड में, वो बैलेंस है, लेकिन बाकी सब बैलेंस नहीं है। तो बाकी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ है कि जो सबसे कम नंबर में होता है उसी को बैलेंस करते हैं। तो कार्बन यहाँ 2 और इस साइड 1, टोटल कितना है 3, और हाइड्रोजन इधर 6 इधर कितना है 2, टोटल 8। मीन्स कम नंबर में कौन है, कार्बन। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो हमें कार्बन को बैलेंस करने के लिए इस साइड कार्बन 2 है उस साइड 1 है। हमने बताया था कि सिमिलरली इसको 2 बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे। मीन्स प्रोडक्ट साइड में कार्बन जहाँ पर है वहाँ हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पोजीशन दिख रही है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3। रिएक्टेंट साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और ये एक 5, और हाइड्रोजन कितना हो चुका है, हाइड्रोजन 2। मीन्स अब आप देख रहे हैं कि हमारा कार्बन तो इस साइड भी 2 इस साइड भी 2 हो गया, लेकिन अब हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो बैलेंस नहीं है। तो अब हम उन्हें कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले फिर हम वही चेक करेंगे कि जो सबसे कम नंबर में होगा उसी को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर 6 और इस साइड में 2, टोटल हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर 3 और ऑक्सीजन उधर 5, टोटल ऑक्सीजन कितना है 8। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 3 है यहाँ 5 है, भले दोनों का सम सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एटम है 8 आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 उधर 5, इसको 5 बनाना मुश्किल है और इसको 3 बनाना मुश्किल है। लेकिन ये 6 है हाइड्रोजन और उधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम 2 को इजीली 6 बना सकते हैं क्योंकि उसके टेबल में आता है। मीन्स अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन बन रही है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3। प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और ये 3 7 हो जा रहा है, और हाइड्रोजन 3 2 जा 6। मीन्स अब हमारा कार्बन बैलेंस हो चुका है दोनों साइड में और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब बच क्या गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 3 है
ऑक्सीजन उधर 7 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मीन्स इस साइड कम है तो इस साइड हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, हमारा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर जा कर के बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं जो कि उन सबको डिस्टर्ब कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें तो यहाँ चूँकि हमें केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और यहाँ ऑक्सीजन अकेले है, तो यहाँ बैलेंस करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन होती है, ऑक्सीजन यहाँ 1 और 3 2 जा 6, ऑक्सीजन इधर 7 हो गया और ऑक्सीजन उधर भी 2 2 जा 4 और ये 3 7। अब हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन भी दोनों साइड में बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, जब तक आपसे क्वेश्चन ये ना बोला जाए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तब तक आप उसे बैलेंस करने की कोशिश ना करें। अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा बैलेंस है तो सिमिलरली आप चेक कर लें। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये नहीं हो सकता। ये इजी मेथड है। जब बैलेंस करने को बोले जाए तब मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हुए हैं उनका यूज करके आप इक्वेशन को बैलेंस करना चालू करें। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हम हर एक एलिमेंट्स के एटम को काउंट करते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो इसके एटम को हम काउंट करेंगे कि ये रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। फिर एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके एलिमेंट को हम काउंट करेंगे कि ये रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 1, प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, 1। फिर ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। तो हम देख रहे हैं कि टोटल मैग्नीशियम कितना है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे लिस्ट होते हैं सबसे पहले हम उनको बैलेंस करते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, जो लिस्ट होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो लिस्ट मैग्नीशियम है, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने मैग्नीशियम एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के उतने ही एटम होने चाहिए। तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि मैग्नीशियम के एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। मीन्स यहाँ मैग्नीशियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, इसमें केवल 2 ही एटम है, तो अब एक एटम बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए प्रोडक्ट साइड में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और 2 का मल्टीप्लाई मैंने बताया हुआ है कि अंदर जा करके हम नहीं कर सकते, जब भी करेंगे बाहर ही करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2MgO। बाकी सभी को वैसे ही हम उतार देंगे, Mg + O2 रिएक्ट्स 2MgO। अब आपको दिख रहा होगा कि फिर से वैसे ही हम एटम्स को काउंट करेंगे, एटम के नंबर को काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में। अब देखिए क्या पोजीशन है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम आपको दिख रहा है, 1। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम हो गया, 2। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया है, 2। तो ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गया, आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में साइड में मैग्नीशियम 2 है और रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि अगर काउंट करें तो ऑक्सीजन अब 4 है टोटल और मैग्नीशियम कितना है, 3। तो जो सबसे कम होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में 2 के रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम यहाँ पर है और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमेशा बाहर ही करते हैं, 2MgO2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पोजीशन दिख रही है, तो आप देखिए फिर से हम काउंट करते हैं,
मैग्नीशियम का कितना एटम हो गया रिएक्टेंट साइड में 2। प्रोडक्ट साइड में कितने मैग्नीशियम एटम है 2। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का कितना एटम है 2। प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन एटम है 2। अब देखिए जितने एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब बैलेंस हो गए, इसलिए ये हमारा इक्वेशन कैसा है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। इसमें मैंने लिखा हुआ है KClO3 रिएक्ट्स KCl प्लस ऑक्सीजन। इसको भी वैसे ही करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उनके नंबर को हम काउंट करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, K मीन्स पोटेशियम, Cl मीन्स क्लोरीन, O मीन्स ऑक्सीजन। तो K, Cl और O ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके नंबर को हम काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम कितना है 1। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है 1, दोनों तरफ सेम है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 3, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2। फिर क्या बताया मैंने, सबसे पहले एटम को काउंट करके लिख लेते हैं, काउंट कर लिया। फिर अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर सबसे कम किसका नंबर है, तो इनको काउंट कर दीजिए 1 1 2। ऑक्सीजन पोटेशियम के कितने एटम्स हैं टोटल 2, क्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए 5। तो सबसे कम किसके देख रहे हैं, आपके इन दोनों 2 2 बराबर है, आप किसी को भी ले सकते हैं। पोटेशियम का हम ले लेते हैं, सबसे कम क्या है पोटेशियम 2 है, तो इसके एटम को बैलेंस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, वो ऑलरेडी बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब ये पोटेशियम हो गया। अब इसके बाद 2 एटम बचे, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों में कौन क्या है, क्लोरीन। कम नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन को चेक करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, मीन्स क्लोरीन भी ऑलरेडी बैलेंस है। फिर अब एक ही एटम बचता है ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है 2 है। तो अब हमें कोई ऐसा नंबर नहीं, जैसे कि 1 इधर 1 था इधर 2 है, तो क्लियर है कि इन दोनों में से कोई एक जो है एक दूसरे के टेबल में आते हैं। जैसे कि 1 को 2 सिंपली बना सकते हैं, 1 × 2 कर दे बन जाएगा। अगर इस साइड 4 है इस साइड 2 है तो हम इसको आराम से 4 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है कि हम इस साइड में कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो 2 बन जाए, या इधर वाले में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 2 का इस वाले साइड में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये 3 बन जाए। मीन्स जैसे कि अगर इस साइड 4 इस साइड 2 है तो हम इसको 2 को आराम से 4 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है कि हम किसी एक साइड को दूसरे साइड की तरह बना सके। यहाँ पर क्या था कि हमने इस साइड को भी इस साइड की तरह बना दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें हम नहीं बना सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल है, इस साइड वाले का इससे मल्टीप्लाई, इधर जो है उसका लेफ्ट वाले का राइट से मल्टीप्लाई, राइट वाले का लेफ्ट से मल्टीप्लाई। तो देखिए जो प्रोडक्ट साइड में 2 है उसका रिएक्टेंट साइड से मल्टीप्लाई, और रिएक्टेंट साइड में 3 है उसका प्रोडक्ट साइड से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों बैलेंस हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट साइड में 2 का मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट साइड में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन यहाँ है और इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में ही करेंगे, तो हम लिखेंगे KClO3 KCl प्लस O2। यहाँ से देख करके हमें पता चला कि हमें रिएक्टेंट साइड में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। और प्रोडक्ट साइड में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया। अब फिर से काउंट करते हैं सारे एटम्स की। अब क्या सिचुएशन है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखिए पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 3 जा 6, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 6। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, क्लियर दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के प्रोसेस के दौरान हमारे जो 2 अदर एटम थे वो डिसबैलेंस हो गए। अब
इनका टोटल नंबर कितना है 3, इनका टोटल नंबर कितना है 3। जो सबसे कम होता है उसको बैलेंस करते हैं। अब इन दोनों ही इक्वल है, दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि अब यहाँ पर वो वाला केस दिख रहा है कि एक साइड 2 है एक साइड 1 है। तो इसमें ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि इस राइट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई, लेफ्ट को राइट में। इसमें हम सिंपली आराम से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड वाले को रिएक्टेंट साइड की तरह बनाया जा सकता है अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो देखिए पोटेशियम भी 2, 1 इंटू 2, प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम 2, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाएगा। मीन्स हमें प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम और क्लोरीन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम और क्लोरीन कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, KCl, बाकी सभी को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 2KClO3। हम यहाँ क्या करेंगे, पोटेशियम और क्लोरीन के साथ ही 2 का मल्टीप्लाई करना है, और पोटेशियम क्लोरीन यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 2 लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं एटम्स की क्या सिचुएशन बची। तो देखिए पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 6, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 6। अब देख रहे हैं कि हमारा रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का नंबर जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मैंने लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। जिंक, यहाँ की जिंक के एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। सल्फर एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। अब मैं ये टेबल नहीं बना रहा हूँ, अब डायरेक्ट हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें हम लोगों को मन में करनी है। 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसे आप अपने मन में सोचने की आदत डालिए। सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1 और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4। इन सभी को हम प्रोडक्ट साइड में भी काउंट करेंगे। जिंक रिएक्टेंट साइड में 1, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2। मैंने क्या किया, सभी के नंबर्स को काउंट किया। जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है, जिंक प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1 है, सल्फर प्रोडक्ट साइड में 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिंक इधर भी 1 इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर भी 2 उस साइड भी 2, ऑक्सीजन इस साइड भी 1, ऑक्सीजन उस साइड सल्फर इस साइड भी 1, सल्फर उस साइड भी 1, ऑक्सीजन इस साइड भी 4, ऑक्सीजन उस साइड भी 4। मीन्स हमारा ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी पहले से ही क्या है, बैलेंस है। इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 5 लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स ऑफ एटम को काउंट करते हैं। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, 2। नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, 1। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, 2। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, 3। क्या किया मैंने, सबसे पहले जितने एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर दे आर इन रिएक्टेंट साइड और दे आर इन प्रोडक्ट साइड, वी विल फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हमने काउंट कर लिया। फिर अब हम देखते हैं कि सबसे कम कौन है। तो नाइट्रोजन अगर हम काउंट करें 2 + 1 3, और अगर हम हाइड्रोजन को टोटल काउंट करें 2 + 3 5, हाइड्रोजन 5 है टोटल, और नाइट्रोजन टोटल करने पे कितना रहा है, 3। मीन्स हमको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इस रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। टोटल पहले मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सुनते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ एटम को लिख देते हैं, फिर हम काउंट करते हैं कि कौन सा एटम सबसे कम है। नाइट्रोजन 2 और 1 3, टोटल 3 मिल रहा है। हाइड्रोजन 2 और 3 5 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन सबसे कम है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1।
तो मैंने अभी बताया कि इस 1 को हम एकदम आराम से 2 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे। मीन्स हमें नाइट्रोजन को प्रोडक्ट साइड में 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा नाइट्रोजन जहाँ होगा वहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H2 रिएक्ट्स NH3 और नाइट्रोजन साइड में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया हमने। फिर अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 3 जा 6। हमने फिर से काउंट कर लिया और फिर क्या करते हैं, वही सब मैंने बताया कि सबसे पहले काउंट करते हैं, फिर जो सबसे कम होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो काउंट करके लिख दिया। आप देखते हैं कम कौन है, नाइट्रोजन 2 और 2 4 और हाइड्रोजन 2 और इस साइड कितना हो गया 6। तो टोटल नाइट्रोजन हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के जो एटम हैं, नाइट्रोजन एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो नाइट्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं 2। हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 6। तो यहाँ काउंट करते हैं, टोटल नाइट्रोजन को काउंट करेंगे तो 4 और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 8। तो आप बोलोगे कि सर सब आपने बताया कि जो सबसे लिस्ट होता है उसको बैलेंस करते हैं, तो लिस्ट तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो हम बोलेंगे कि हाँ नाइट्रोजन लिस्ट है। लेकिन देखिए नाइट्रोजन लिस्ट तो है लेकिन वो ऑलरेडी ही बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बचा कौन, हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बताया कि कोई एक साइड दूसरे साइड के टेबल में आता है तो उसको तो सिंपली मल्टीप्लाई करके बना देते हैं। जैसा कि यहाँ है ये 6 है, इधर 2 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा। मीन्स हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहीं पर आपको करके दिखा देता हूँ। रिएक्टेंट साइड में हमने हाइड्रोजन में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम काउंट करके देखते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 3 2 जा 6, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 6। तो अब देख रहे हैं जितने भी एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर दे आर इन रिएक्टेंट साइड और दे आर इन प्रोडक्ट साइड, दे आर इन इक्वल नंबर्स। दोनों का क्या है, उनका नंबर सेम है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में है। तो यही हमारा क्या मिल गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने क्या बताया कि अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है और जितने एटम प्रोडक्ट साइड में है उन सबको काउंट करते हैं। फिर काउंट करने के बाद क्या करते हैं, जो सबसे कम नंबर वाला एटम होता है पहले उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसको बैलेंस करने के बाद फिर काउंट करते हैं, फिर देखते हैं उनमें जो सबसे कम है उसको बैलेंस करते हैं। और इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सभी एटम्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम ना हो।